बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से है और इसमें जो हमारा टॉपिक है इंटरप्लीडर सूट के हवाले से है। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो सेक्शन 88 है और इसके अलावा ऑर्डर 35 हैं, ये इंटरप्लीडर सूट को डील करते हैं। अब ऑर्डर 35 जो है इसमें टोटल जो है 6 रूल्स हैं। रूल 1 से रूल 6 तक ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिंपल अल्फाज में एक एग्जांपल के साथ इंटरप्लीडर सूट समझाता हूँ कि ये असल में है क्या। अब एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब एक शख्स जो है जिसने इंश्योरेंस की हुई थी कंपनी के साथ, उस शख्स की डेथ हो जाती है। अब डेथ की सूरत में आगे जो उसके वर्सा हैं उसमें से वो क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये इस इंश्योरेंस में हमारा भी शेयर बनता है, कुछ कहते हैं हमारा भी बनता है। लेकिन वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि यहाँ पे कौन जो है उस डिसीज्ड पर्सन के लीगल हेयर्स हैं। तो अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जाके जब अदालत में मुकदमा दायर करेंगी कि अदालत से कहेंगी कि आप ये डिसाइड करें कि इनके ये जो डिसीज्ड पर्सन हैं उनके यहाँ पे जो लीगल हेयर्स हैं वो कौन कौन हैं। अब क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी चली गई। इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि वो ये नहीं चाहती कि वो उस डिसीज पर्सन के जो भी पैसे हैं उसमें कुछ इनको मिलें। वो सिर्फ ये चाहती हैं, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ ये चाहती हैं कि जो भी इनके जो वारिसान हैं अदालत उनका तयन करे और हम उनको ये पैसे जो इंश्योरेंस है ये उनको हवाले करें और जान छुड़ाएं इनसे। अब कंपनी को कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, कंपनी सिर्फ ये चाहती कि अदालत डिसाइड करे। तो यहाँ पे कंपनी ने जो सूट किया है इसको कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। इसके अलावा इसको आगे मज़ीद एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सेक्शन 88 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, ये स्टडी करते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर 35 है वो स्टडी करेंगे। तो सेक्शन 88 है यहाँ पे, वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। अब यहाँ पे इसमें कहते हैं कि वेयर टू और मोर पर्सनस क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेप्ट, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम अनदर पर्सन। अब यहाँ पे इसमें तीन चीज़ें आ गई हैं कि डेप्ट या तो कर्ज है या किसी भी तरीके से कुछ पैसे हैं या प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अब इन तीन चीज़ों के हवाले से दो या दो से ज़्यादा पर्सनस वो एक दूसरे से ये चीज़ एडवर्सली क्लेम करते हैं। एक शख्स कहता है कि ये मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, तीसरा कहता है मेरा है। और असल में जो ये कर्ज है या पैसे हैं या जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये किसी अनदर पर्सन के पास है, किसी तीसरे शख्स के पास है। और ये दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं ये इस अनदर पर्सन से ये पैसे, ये कर्ज या ये प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं। एक कहता है कि मुझे दो, दूसरा कहता है मुझे दो, तीसरा कहता है मुझे दो, मैं इसका हकदार हूँ, दूसरा कहता है मैं असल हकदार हूँ। अब ये जिसके पास असल में ये पोजेशन में है, ये पैसे हैं या प्रॉपर्टी है, ये कंफ्यूज हैं कि मैं कौन किस को हवाले करूँ, असल हकदार कौन है। और ये जिसके पास ये प्रॉपर्टी या पैसे पड़े हुए हैं वो क्लेम्स नो इंटरेस्ट दियर इन। अब इसमें ये जो पर्सन है जिसके कब्जे में ये पैसे हैं या प्रॉपर्टी हैं वो इस प्रॉपर्टी या पैसों में कोई भी इंटरेस्ट जो है वो क्लेम नहीं करना चाहता अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट, एंड वो इज़ रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। लेकिन ये जो पर्सन है ये सिर्फ कहता है कि जो भी मेरा इस पे कॉस्ट आएगा या जो चार्जेस आएंगे असल हकदार को डिलीवर करने के लिए या पे करने के लिए मुझे सिर्फ वो चीज़ दी जाए। तो अब क्या होगा कि सच अदर पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू whom द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ। तो अब ये जो पर्सन है जिसके पास ये पैसे हैं या कर्ज हैं या जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के कब्ज़े में है, ये तो इसमें से इस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं रखता, ये कुछ भी नहीं चाहता। ये सिर्फ कहता है कि असल हकदार को ये पैसे या कर्ज या प्रॉपर्टी हवाले करने में मेरा जो चार्जेस या कॉस्ट आएगा मुझे सिर्फ वो दी जाए, बाकी मैं रेडी हूँ ये पैसे पे करने के लिए या ये प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए असल हकदार को। तो अब ये जो शख्स है ये जाएगा अदालत में और ये एक सूट दायर करेगा जिसको कहा जाएगा इंटरप्लीडर सूट। और ये इंटरप्लीडर सूट जो है ये उन तमाम लोगों के अगेंस्ट दायर किया जाएगा जो कि क्लेम कर रहे हैं इस शख्स से ये पैसा या ये प्रॉपर्टी। और इस पर्पस के लिए ये सूट दायर किया जाएगा इस
इंटरप्रेटर सूट का पर्पज़ ये होगा कि अदालत से जो है एक डिसीजन, एक फैसला जो है वो हासिल किया जाए कि कौन से पर्सन को ये प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है या ये पैसे जो है ये पे करने हैं। तो यहाँ पे ये सादा अल्फाज में इंटरप्रेटर सूट की यहाँ पे सेक्शन 88 में यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है। एक दफ़ा एक शॉर्ट अल्फाज में मैं फिर से बता दूँ कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी तीसरे शख्स से कुछ पैसे, कुछ कर्ज या कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एडवर्सली क्लेम करते हैं। एक शख्स कहता है कि मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, तीसरा कहता है मेरा है, और जिस शख्स के कब्ज़े में ये पैसे या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ये उस पैसों में, उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ये कहता है कि यार जिसकी भी है असल हकदार सामने आए और ले लें, लेकिन जो मेरा कॉस्ट या चार्जेस आएंगे वो सिर्फ मुझे पे करें और जान छुड़ाए मेरी। अब यहाँ पे ये शख्स जो है ये अदालत में जाता है, इंटरप्रेटर सूट दायर करता है, अदालत से कहता है कि मुझे सिर्फ मेरे कॉस्ट और चार्जेस मुझे हवाले करके दे दें, बाकी अदालत फैसला करें कि इन पैसों के, इन कर्ज के या इस प्रॉपर्टी के असल हकदार कौन है, उनको जो है मैं ये चीज़ या ये पैसे जो है ये हवाले कर दूँ। ये है इंटरप्रेटर सूट। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक प्रोविज़ो भी है, provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpreter shall be instituted। अब यहाँ पे प्रोविज़ो में ये बताया गया है कि अगर इंटरप्रेटर सूट दायर करने से पहले ऑलरेडी ये जो डिफेंडेंट्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं चीज़ें, इनके दरमियान आपस में कोई मुकदमा जो है वो पेंडिंग है अदालत में, और उस केस में तमाम पार्टीज़ जो हैं, जो फरीकेन हैं, उनके जो राइट्स हैं वो प्रॉपर्ली डिसाइड हो सकते हैं, तो फिर यहाँ पे इंटरप्रेटर सूट जो है उसको दायर करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्रेटर सूट तभी दायर किया जाएगा कि ये लोग तो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं लेकिन अदालत में नहीं जा रहे हैं, तो फाइनली सिर्फ वो शख्स पर अदालत में जाएगा जिसके कब्ज़े में ये पैसे या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ये जाएगा, ये प्लीड करेगा जाके कि अदालत डिसाइड करे कि किस शख्स को जो है ये प्रॉपर्टी या पैसे मिलने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो CPC का जो ऑर्डर 35 है ये ज़रा तफसील के साथ इंटरप्रेटर सूट को डील करता है। इसमें जो रूल्स हैं वो टोटल 6 रूल्स हैं, रूल 1 से रूल 6 तक अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है ऑर्डर 35 को है कि प्लेंट इन इंटरप्रेटर सूट। अब ये जो इंटरप्रेटर सूट होगा इसमें जो प्लेंट होगा, जो दावा होगा, वो किस शेप में होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लाजमी होना ज़रूरी है। इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्रेटर द प्लेंट शेल in addition to other statement necessary for plaintiff state। अब यहाँ पे इंटरप्रेटर सूट जो है उसके 3 यहाँ पे बुनियादी एसेंशियल्स हैं। ये 3 जो बुनियादी एसेंशियल्स हैं ये इंटरप्रेटर सूट में होना मस्ट है, लाजमी है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो भी इंटरप्रेटर सूट होगा, हर इंटरप्रेटर सूट का जो दावा होगा, जो प्लेंट होगा, उसमें एडिशन के तौर पर यानी इजाफी तौर पर कुछ ज़रूरी स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्लेंट में होना ज़रूरी हैं, प्लेंट में बतानी है। अब आम तौर पर जो सिविल दावा होता है उसमें हमारा जो भी क्लेम होता है वो हम प्लेंट में बताते हैं कि हमारा ये क्लेम है, इस शख्स के ख़िलाफ़ है, इतना इतना वगैरह सारा लिख देते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेटर सूट होगा उसमें 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे एसेंशियल्स, इनका होना ज़रूरी है। सबसे पहले है that the plaintiff claims no interest in the subject matter in dispute other than for charges or cost। सबसे पहले यहाँ पे इसमें बता दिया कि जो सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कर्ज है, कुछ भी है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, तो प्लेंटिफ सबसे पहले इस प्लेंट में बताएगा, अपने दावा में बताएगा कि मेरा सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करना चाहता, सिर्फ मुझे मेरे चार्जेस और कॉस्ट जो है वो दिया जाए। अब लाजमी बात है कि जब ये प्लेंटिफ जो होगा यानी जो इंटरप्रेटर सूट दायर कर रहा है, अब ये जब सूट दायर करेगा, वकील को फ़ीस देगा, उस केस में जितना इसका खर्च आएगा, जो कॉस्ट, जो चार्जेस आएंगे, अदालत से सिर्फ ये वो चीज़ें क्लेम करेगा कि मुझे मेरे वो जो कॉस्ट है, जो चार्जेस हैं वो दे दिए जाएं। बकाया जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके हवाले से एक स्टेटमेंट जो है ये नेसेसरी है, ये प्लेंट में होना ज़रूरी है। सेकंड है यहाँ पे द क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट सिवरली। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ हैं वो अपने प्लेंट में इस बात का भी जिक्र करेगा कि ये जो डिफेंडेंट्स हैं ये सिवरली ये मुझसे जो है क्लेम कर रहे हैं, यानी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो डिफेंडेंट्स हैं, ये कहता है कि मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, तो उनका नाम बताएगा और उनकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसका जिक्र करेगा कि ये डिफेंडेंट्स ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है, वगैरह वगैरह। That there is no collusion between the plaintiff and any of the defendants। अब ये जो इंटरप्रेटर सूट जो दायर कर रहा है, जो प्लेंटिफ है वो
और इसके अलावा जो डिफेंडेंट्स हैं इनका आपस में मिली भगत नहीं होना चाहिए। कोलिजन का मतलब है कि मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, इनके आपस में कोई प्री प्लानिंग नहीं होना चाहिए, यानी इनके दरमियान असल डिस्प्यूट होना ज़रूरी है। तो ये तीन एसेंशियल्स जो है ये इंटरप्रिटर सूट के मेन पॉइंट्स हैं। अब रूल नंबर 2, पेमेंट ऑफ थिंग क्लेम्ड इनटू कोर्ट। Where the thing claimed is capable of being paid into court or placed in the custody of the court, the plaintiff may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit. अब जिस चीज़ पे ये लड़ाई चल रही है, जिस जो सब्जेक्ट मैटर है, चाहे वो पैसे हैं या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कर्ज है या जो भी चीज़ है, अगर वो कैपेबल है यानी वो इस काबिल है वो चीज़ कि वो, यानी कि अगर पैसे हैं तो वो अदालत में पे किए जा सकते हैं, या अगर वो कोई चीज़ है वो अदालत की कस्टडी में दिया जा सकता है, तो वहाँ पे प्लेंटिफ को ये ज़रूरी है कि वो उन पैसों को अदालत में पे करें, या अगर वो कोई चीज़ है, कोई थिंग है, तो उसको प्लेस इट करें, यानी कि अदालत की कस्टडी में दे दें। इससे पहले कि अदालत जो है कोई भी ऑर्डर जो है उस सूट में जारी करें, उससे पहले ही प्लेंटिफ को चाहिए कि उन पैसों को अदालत में पे करें, या जो कोई भी चीज़ है उसको अदालत की कस्टडी में दे दें। अब है यहाँ पे रूल नंबर 3, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट सुइंग प्लेंटिफ। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 जो है इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपके पास कोई पैसे पड़े हुए हैं, क्या किसी का कर्ज पड़ा हुआ है, या किसी की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, और अब यहाँ पे कुछ 2-3 या जितने भी 4-5 जितने भी कुछ लोग हैं वो आते हैं और आपसे वो प्रॉपर्टी या वो पैसे जो है वो क्लेम करते हैं। एक कहता है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, तीसरा कहता है मेरा है। अब आप कंफ्यूज है वहाँ पे, उनमें से किसी एक ने जाके पहले से वो मुकदमा कर लिया है, एक मुकदमा दायर कर दिया और आपको यहाँ पे डिफेंडेंट बना दिया, और आपका इस प्रॉपर्टी जो या पैसे है जो भी आपके पास है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको डिफेंडेंट यहाँ पे बना दिया। अब आप ये चाहते हैं कि मुकदमा तो दायर हो गया लेकिन जिसको भी मिले मुझे उससे गर्ज नहीं है, मेरा जो कॉस्ट जो चार्जेस आएंगे मुझे वो दिए जाए। अब यहाँ पे आपको बना दिया डिफेंडेंट, तो आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं और सेकंड सूट दायर करते हैं, इंटरप्लीटर सूट दायर करते हैं। इंटरप्लीटर सूट में आप ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने पहले से मुकदमा दायर किया हुआ है जिसमें मैं डिफेंडेंट हूँ, तो मुझे कोई भी गर्ज नहीं है इस सब्जेक्ट मैटर से, मुझे सिर्फ मेरे कॉस्ट मेरे चार्जेस जो हैं वो हवाले किए जाएँ। अब आपने जिस अदालत में ये इंटरप्लीटर सूट दायर कर दिया, ये अदालत उस अदालत को इन्फॉर्म करेंगी जिसमें पहले से मुकदमा पेंडिंग है इंटरप्लीटर सूट के प्लेंटिफ के खिलाफ यानी आपके खिलाफ। तो उस अदालत को इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ पे पहली अदालत में आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो जाएंगी, और उस केस में आपका जो भी कॉस्ट और चार्जेस आए हैं वो आपको दे दी जाएंगी। अगर वहाँ पे वो आपको नहीं दी जाती तो आपने जो इंटरप्लीटर सूट दायर किया है सेकंड, तो इसमें यहाँ पे आपको वो कॉस्ट और चार्जेस मिल जाएंगे। तो यही बात इस रूल नंबर 3 में बताई गई है, ये मैं यहाँ पे आपको पढ़ के समझा देता हूँ। Where any of the defendants in an interpleader suit is actually suing the plaintiff in respect of the subject matter of such suit, the court in which the suit against the plaintiff is pending shall be informed by the court in which the interpleader suit has been instituted. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपने जाके इंटरप्लीटर सूट दायर कर दिया, आप क्या है, अब यहाँ पे आप प्लेंटिफ हैं, ठीक है, इंटरप्लीटर सूट आपने दायर कर दिया, लेकिन इसमें इंटरप्लीटर सूट में जो आपने डिफेंडेंट्स बनाए हैं इन्होंने, इनमें से किसी एक ने पहले से ही आपके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया हुआ है सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो अब जिस अदालत में, यानी जो इंटरप्लीटर सूट का जो प्लेंटिफ है, जिस अदालत में इस प्लेंटिफ के अगेंस्ट वो कार्रवाई जिस अदालत में पेंडिंग है उस अदालत को इन्फॉर्म किया जाएगा। कौन इन्फॉर्म करेगा? जहाँ पे इंटरप्लीटर सूट दायर होगा, जहाँ पे आप इंटरप्लीटर सूट दायर करेंगे। तो पहली वाली जो अदालत है तो वहाँ पे आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है, स्टे द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, तो प्लेंटिफ के खिलाफ पहले वाले मुकदमे में जो प्रोसीडिंग है वो स्टॉप हो जाएंगी, और उस मुकदमे में जो कास्ट आया है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा उस इंटरप्लीटर सूट के प्लेंटिफ को। अगर वो वहाँ पे उसको जो है वो जो कॉस्ट है वो नहीं मिलता, तो जो अब इसने यहाँ पे प्लेंटिफ ने जो इंटरप्लीटर सूट दायर किया है यहाँ पे इसको वो कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद है रूल नंबर 4, प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। अब जब इंटरप्लीटर सूट दायर हो जाता है उसमें
जो डिफेंडेंट्स हैं उनको नोटिस चले जाते हैं, वो डिफेंडेंट्स आ जाते हैं, वो हाज़िरी लगा लेते हैं और वो अपना अपना जवाब दावा भी जमा कर देते हैं, तो फर्स्ट हियरिंग में वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट में, अब यहाँ पे अदालत दो चीज़ें कर सकती है फर्स्ट हियरिंग के ऊपर। डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी टू द डिफेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग क्लेम्ड, अवार्ड हिम हिज कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट। तो फर्स्ट हियरिंग में यहाँ पे अदालत जो है प्लेंटिफ को ये डिक्लेयर कर सकती है कि प्लेंटिफ जो है वो तमाम लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो डिफेंडेंट्स हैं वो जिस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं प्लेंटिफ से, तो यहाँ पे प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देगा तमाम लायबिलिटीज से, और प्लेंटिफ को जो उसका जो कॉस्ट है वो हवाले कर देगा, और इस इंटरप्रिटेड सूट से जो प्लेंटिफ है इसको डिसमिस कर देंगे, इसको निकाल देंगे। अब दूसरी क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्लेंटिफ को डिस्चार्ज नहीं करते और अदालत ये ज़रूरी समझती है कि जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और तमाम जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना चाहिए, तो तमाम जो पार्टीज़ हैं, जो फरीकेन हैं, उनको रिटेन करेंगी और कहेंगी कि जब तक केस का फ़ैसला नहीं होता तो सब ने अपने केस की जो है मुकम्मल पैरवी करनी है। यहाँ पे सब रूल 2 है, वेयर द कोर्ट फाइंड्स दैट द एडमिशन ऑफ द पार्टीज और अदर एविडेंस इनेबल इट टू डू सो, इट में एडजुडिकेट द टाइटल टू द थिंग क्लेम्ड। अब यहाँ पे ये है कि जब डिफेंडेंट्स जो है वो अदालत में आ जाते हैं और अपना अपना जवाब दावा जमा कर देते हैं, अब उन डिफेंडेंट्स के जवाब दावे में जो फरीकेन हैं वहाँ पे उनके एडमिशन्स अगर आ जाते हैं, यानी कि वो एडमिट करते हैं, या कोई भी एविडेंस ऐसे अदालत के सामने आ गया जहाँ पे उन एविडेंस को देख के, उन फरीकेन के एडमिशन्स को देख के अदालत इस बात का तयन कर सकती है, एडजुडिकेट कर सकती है, यानी फैसला कर सकती है कि कौन सा शख्स जो है यहाँ पे इस चीज़ का जो चीज़ क्लेम की जा रही है इसका टाइटल है, यानी कौन इसका असल हकदार है, तो वहाँ पे उसको दे देगी अदालत। यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग में ही एडजुडिकेट करके उस शख्स को हवाले कर देगी, क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग की जो कार्रवाई है, प्रोसीजर है, वो स्टडी कर रहे हैं। वेयर द एडमिशंस ऑफ द पार्टीज डू नॉट इनेबल द कोर्ट सो टू एडजुडिकेट इट में डायरेक्ट, लेकिन अगर पार्टीज़ के जो एडमिशंस हैं या एविडेंस हैं ऐसे कुछ हैं कि वो अदालत जो है उससे मुतमईन नहीं हो पा रही, अदालत फैसला नहीं कर पा रही कि किसके हक़ में यहाँ पे फैसला देना ज़रूरी है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अदालत जो है वो इश्यूज़ फ्रेम करेंगी, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स हैं उनके दरमियान इश्यूज़ को फ्रेम करेंगी कि हमें इन पॉइंट्स के ऊपर एविडेंस चाहिए। या दूसरा काम क्या कर सकती हैं कि दैट एनी क्लेमेंट बी मेड अ प्लेंटिफ इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू द ओरिजिनल प्लेंटिफ एंड शेल प्रोसीड टू ट्राई द सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर। यहाँ पे कि जो क्लेमेंट है, जो प्लेंटिफ से क्लेम कर रहा है, यानी कि जिसको हमने डिफेंडेंट बनाया हुआ है, तो अदालत यहाँ पे क्या कर सकती है कि जो असल प्लेंटिफ है, जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है जिसने इंटरप्रेटर सूट दायर किया है, उसके बजाय अदालत जो है किसी क्लेमेंट को, किसी डिफेंडेंट को यहाँ पे प्लेंटिफ बना देंगी, या एडिशन के तौर पर किसी और ओरिजिनल प्लेंटिफ को लेके आने के बजाय जो क्लेमेंट है यानी जो डिफेंडेंट है यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्लेंटिफ बना दिया और केस जो है वो आगे बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से चलेगा जिस तरह का एक नॉर्मल केस चलता है। रूल नंबर 5, एजेंट्स एंड टेनेंट्स में नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्रीटर सूट। अगर एक शख्स ने कोई एजेंट रखा हुआ है या कोई टेनेंट्स किराएदार रखा हुआ है, तो ये एजेंट्स या टेनेंट जो है ये अपने लैंडलॉर्ड या प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ जो है इंटरप्रीटर सूट दायर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि ए डिपॉजिट अ बॉक्स ऑफ जेवल्स विद बी एज हिज एजेंट। अब यहाँ पे बी जो है ये एजेंट है ए का। ए ने क्या किया कि गोल्ड का एक बॉक्स जो है वो अपने एजेंट यानी बी के पास रखवा दिया। सी एलेज दैट द jewels were wrongfully obtained from him by A। अब सी ने ये एलेज किया, बी से ये कहा कि ए जो है उसने मुझसे रॉन्गफुल यानी गलत तरीके से ये गोल्ड जो है, ये जो जेवल्स हैं, ये मुझसे छीन के लेके गया है। अब बी जो है वो तो एजेंट है, ए जो है इसने दे दिए हैं बी को, और सी आके अब बी से कह रहा है कि ए ने मुझसे रॉन्गफुल तरीके से ये जेवल्स लिए हुए हैं और आपके पास रखे हुए हैं। एंड क्लेम्स देम फ्रॉम बी, और बी से कहता है कि मेरे हवाले कर दो, यानी ए के एजेंट जो है, यानी बी जो है ये तो एजेंट है, अब सी इससे क्लेम कर रहा है। बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट एन इंटरप्रीटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। तो यहाँ पे जो एजेंट है ए का, तो बी यहाँ पे न जो है सी के खिलाफ न ए के खिलाफ जो है इंटरप्रीटर सूट दायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एजेंट है, यहाँ पे इसने रखवाया है तो इसको ही डिलीवर करेगा। अगर सी ने कोई केस करना है तो ए के खिलाफ करेगा, बी के खिलाफ नहीं करेगा। तो और बी जो है यहाँ पे ए और सी के खिलाफ इंटरप्रीटर सूट नहीं लेके आ सकता। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 में भी ये बात बताई हुई है कि जो प्रिंसिपल है
प्रिंसिपल के जो एजेंट है या जो टेनेंट्स है लैंडलॉर्ड का, ये आपस में जो है वो इंटरप्रिटेटिव सूट दायर नहीं कर सकते। चार्ज फॉर प्लेंटिफ्स कॉस्ट। Where the suit is properly instituted, the court may provide for the cost of the original plaintiff by giving him a charge on the thing claimed or in some other effectual way। अब जब इंटरप्रिटेटिव सूट जो है वो जब दायर हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो जो भी ओरिजिनल प्लेंटिफ जो है उसका इंटरप्रिटेटिव सूट का, उसका जो भी चार्ज आएगा, जो भी कॉस्ट आएगा, या और भी किसी भी तरीके से उसका जो कॉस्ट आएगा, तो वो लाजमी जो है वो उसको दिलवाया जाएगा, प्लेंटिफ को दिलवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।